फ्रंट जी फ्रंट एंड पे हम जाके U35 का हम क्या करेंगे, जीएल अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहला जो जीएल अकाउंट होगा वो आपका रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट होगा, जो शुरू होगा वो हम शुरू करेंगे, और वो आएगा FS00। ये इसका टी कोड है, ठीक है। इस टी कोड में अब हम अब यहाँ पे हम पहले जीएल बनाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग करेंगे। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग से पहले फिर हम प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर भी बना लेंगे, उनकी हायरार्कीज भी बना लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा क्विक एक्सेस में दिखा दूं। हमारे पास एफआई का कोर्स, ये भी मैं आपको बता दूं ये क्या है। और उसके बाद फिर हमें शेप मिल जाएगा, एक रोड मैप हमें मिल जाएगा कि किस तरह हमने आगे चलना है, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, ऐसे भी कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें हमने कंपनी कोड, प्लांट, लोकेशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन डिवीजन नहीं किया था, डिवीजन खैर आप लोग आराम से कर सकते हैं। प्रॉफिट सेंटर्स करने, कॉस्ट सेंटर्स करने, कंट्रोलिंग एरिया हमने कर लिया था, मटेरियल लेजर ये कर लिया था, लीडिंग लेजर ये कर लिया था, डॉक्यूमेंट स्प्लिट सब शुरू करना है, प्रॉफिट सेंटर और सेगमेंट्स करने, यानी प्रॉफिट सेंटर्स और सेगमेंट करने हैं, तो उससे पहले हम जीएल का मास्टर डेटा करेंगे। और हम यहाँ जाएंगे, यहाँ कुछ हमारे पास मेन्यू में कुछ बटन्स आ रहे हैं। बटन्स जो है वो आपके क्या है, एक तो है सर्च का, एक क्रिएट का है, एक डिस्प्ले का, एक चेंज का, एक है कॉपी का, ब्लॉक डिलीट का, चेंज कंपनी कोड का, अपडेट का, और प्रिंट प्रीव्यू का, ठीक है। अच्छा, प्रिंट प्रीव्यू खैर बाद में इसको हम देखेंगे, फिर एक आता है एडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, जो ब्लॉक और डिलीट होता है, यहाँ से रिकॉर्ड से वैसे नहीं होता, एक प्रोग्राम चलाना पड़ता है, फिर वो ब्लॉक और डिलीट होता है। न्यू करता हूँ 20,000 और U35। अगर मैं ये करूँ, कंपनी कोड इज नॉट डिफाइंड, मैं इसके अगर हेल्प में जाऊँ, क्यों नहीं डिफाइंड है, कुछ चीज़ें रह गई होंगी। और क्रिएट द कंपनी कोड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कस्टमाइजिंग, U35A तो नहीं था, U35P देख लेते हैं। U35P है, ठीक है। कंपनी कोड आपका U35P, एंटर। यहाँ पे हम लेंगे अब रिटेन्ड अर्निंग्स, जो अकाउंट होता है बैलेंस शीट का अकाउंट होता है, और ये आपके इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इनकम और रेवेन्यूज को क्लब करता है, और जो पीछे बैलेंस बचता है वो तो प्रॉफिट होता है, ये लॉस होता है, वो जाके फिर इक्विटी के साथ उसको अटैच कर देता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट। और रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट कंट्रोल डेटा में जाता हूँ, अब मैं कुछ कंट्रोल्स आपको दिखाता हूँ कि जीएल में क्या होते हैं। जीएल पे गए, पीकेआर में होगा एक्सचेंज रेट डिफरेंस की, ये भी हमने नहीं डालना, वैल्यूएशन ग्रुप ये भी नहीं डालना, टैक्स कैटेगरी स्टार, पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड। रिकॉन आपके एफआई में तीन चार तरीके के होते हैं, एसेट्स के, कस्टमर्स के, वेंडर्स के, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के। इसके अलावा अगर आपने कोई बनाना हो तो मैं अगले उस पर स्टेप पे बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद इन्फ्लेशन की आपके अकाउंट्स में लगती है, जिसमें फॉरेन करेंसी की आपने वैल्यूएशन करनी हो तो उसमें फिर हम इन्फ्लेशन की लगाते हैं। ओपन आइटम मैनेजमेंट वो होता है जिसमें आपने जो लाइन आइटम्स ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकंसाइल करना होता है, जैसे वेंडर की इनवॉइस आइटम है, उसको पेमेंट के साथ रिकंसाइल करना होता है, मटेरियल के साथ रिकंसाइल करना होता है। तो ऐसे पेबल्स, ऐसे मटेरियल के अकाउंट्स, और वेंडर लाइन आइटम्स और जीआर आईआर के जो अकाउंट्स हैं वो आपके ओपन आइटम मैनेजमेंट से गुजरते हैं, ठीक है। विद होल्डिंग टैक्स वो भी ओपन आइटम मैनेजमेंट होते हैं। अच्छा, सॉर्ट की जो है ये आपका रिकंसिलिएशन के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे ओपन आइटम मैनेजमेंट के साथ जा रहा है। सॉर्ट की के बहुत सारे आपके क्राइटेरियाज हैं, जिसमें पहला जो है आपका पोस्टिंग डेट है, डॉक्यूमेंट डेट है, कॉस्ट सेंटर है, परचेज ऑर्डर नंबर। परचेज ऑर्डर नंबर जो है ये आपके वेंडर, मटेरियल और तीसरा तीसरा किस पे लगता है, मटेरियल, वेंडर और पेमेंट के डॉक्यूमेंट पे लगता है। तो ये सॉर्ट की जब आप ये लगाते हैं तो फिर उसका भी मैं आपको रिकंसिलिएशन बताऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद क्रिएट बैंक इंटरेस्ट फील्ड स्टेटस ग्रुप, ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। G001 पोस्ट ऑटोमेटिकली होगा, वो अकाउंट्स जो रिकंसिलिएशन जिसे आपने बनाना है लेकिन वो एसेट्स नहीं है, वेंडर्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रिसीवेबल्स नहीं, कस्टमर्स नहीं है, उसमें फिर आप इनको पोस्ट ऑटोमेटिक लगा के रिकंसिलेशन के अकाउंट्स बना देते हैं। ये हो गया
ओके, अब आते हैं, अब ये तो हो गया आपका रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट। इसके अलावा अगर हम रिटेन्ड अर्निंग्स हमने बना लिए, अब आते हैं हम एक्सपेंस के अकाउंट्स में। एक्सपेंस भी बना हुआ है, हम एंट्री करने की तरफ हम जा सकते हैं। बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन। अच्छा, यहाँ पे अब ये हमें CP31 का बता रहा है। मैं यहाँ पे जाऊंगा चेंज कंपनी कोड U35P। U35P में गया तो सिर्फ एक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। इसी को मैं कॉपी अगर करूं, कॉपी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अगर कॉपी करूंगा इसके सारे जितने कंट्रोल्स हैं ये आ जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं बनाता हूँ एक्सपेंस का अकाउंट बनाता हूँ। एक्सपेंस का जो अकाउंट है वो किस नंबर रेंज से बनेगा? अगर आपको याद हो, हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाया था, तो सारे हमने ये नंबरिंग रेंज उस वक्त लगाए थे, तो यहाँ से आपको मदद मिल जाएगी, ठीक है। एक्सपेंस के अकाउंट 30201 है, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ 30201 U35P। U35P में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसके अलावा प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू जो कॉस्टिंग में जाते हैं वो प्राइमरी कॉस्ट के बन जाते हैं। और अगर आपको ये लगा देते तो इसमें फिर आपको कॉस्टिंग कंट्रोलिंग एरिया के लेवल पे एक GL बनाना पड़ता है, और कंट्रोलिंग एरिया के लेवल पे जो GL बनता है उसे हम कॉस्ट एलिमेंट कहते हैं, GL नहीं कहते, कॉस्ट एलिमेंट कहते हैं। और सेकेंडरी कॉस्ट वो होती हैं जो आपके कोर प्रोडक्शन में है, इस्तेमाल हो रही होती हैं, उनका प्राइमरी FI से ताल्लुक नहीं होता। यानी जब आप मटेरियल कोई बना रहे होते हैं तो उस पर जो उठने वाले अखराजात होते हैं, जैसे लेबर ओवरहेड्स हो गए या स्क्रैप मटेरियल, वो भी एक कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट होती है, वो सेकेंडरी कॉस्ट में आती है। यहाँ पे मैं इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी करता हूँ। अकाउंट ग्रुप कौन सा है मेरा? एक्सपेंस का है, और इसको मैं कहता हूँ इंटरनेट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये इंटरनेट एक्सपेंसेस को डाल के मैं कंट्रोल डेटा पे जाऊंगा। PKR है, टैक्स कैटेगरी ऑल है, पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड है, और इसके साथ ओपन आइटम मैनेजमेंट नहीं होगा। आपके एक्सपेंस और इनकम इनकम स्टेटमेंट के जितने आपके अकाउंट्स होते हैं वो ओपन आइटम मैनेजमेंट नहीं होते, ये याद रखिएगा। क्योंकि इनकम और एक्सपेंस अकाउंट जो होता है, इनकम स्टेटमेंट जो होता है, वो उसी महीने जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है उसी में एब्जॉर्ब हो जाता है। 001 में यहाँ पे लूंगा सॉर्ट की, ताकि मैं पोस्टिंग डेट के हिसाब से इसके डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकूं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं देखता हूँ सॉर्ट की में क्या आया। पोस्टिंग डेट आया है, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। अच्छा, फील्ड स्टेटस ग्रुप, इस पे हमारी डिस्कशन बाकी है। पोस्ट ऑटोमेटिकली नहीं होगा। अगर मैं पोस्ट ऑटोमेटिकली कर देता हूं तो इसमें मैनुअल एंट्री नहीं हो सकेगी। सेव किया, ये भी सेव हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं एक बनाऊंगा, एक और एक अकाउंट बनाऊंगा। लेट मी जस्ट चेक। इसके बाद मैं बनाता हूँ टाइप डिस्क्रिप्शन में जाके, मुझे अब कैश का बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहली एंट्री हम कैश के करेंगे, फिर उसके बाद टैक्सेस का भी करेंगे। टैक्सेस का भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद आएगा लिक्विड फंड्स अकाउंट 10101, ठीक है। 10101 U35P। और नॉन ऑपरेटिंग नहीं, सॉरी, ये कैश अकाउंट है, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा। अकाउंट ग्रुप 10101, ओ ओ ओ 10101, और इसको हम कहेंगे कैश रिजर्व्स, बल्कि कैश अकाउंट इसे कहते हैं, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कंट्रोल डेटा, कंट्रोल डेटा यहाँ पे भी हम इसको टैक्स कैटेगरी स्टार, पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड, और इसको हम सॉर्ट की देंगे 001, क्योंकि कैश है, कैश को ओपन आइटम मैनेजमेंट नहीं चाहिए होता। कैश कैश होता है, एसेट होता है। फील्ड स्टेटस ग्रुप G001, पोस्ट ऑटोमेटिकली नहीं होगा क्योंकि मैनुअल एंट्री के लिए होगा। सेव करें। क्या रह गया? रेलेवेंट टू कैश फ्लो, यस, रेलेवेंट टू कैश फ्लो। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो फिर यहाँ पे आता है आपके, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 3 स्टेप्स और हैं। मैं SPRO में जाता हूँ, और आपके कॉन्फ़िगरेशन की गाइड में 3-4 चीजें हैं, वो मैं आपको करवाता हूँ। वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग्स। ग्लोबल सेटिंग्स में जाके लेजर्स, फील्ड्स, फील्ड्स में आपके
फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स हैं। फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स क्या है ये मैं बताता हूँ आपको, बल्कि पहले मैं आपको फील्ड स्टेटस का जरा लॉजिक समझा देता हूँ ये है क्या। FB03 में जाता हूँ, FB03 से जाके मैं डॉक्यूमेंट कोई निकालता हूँ, और U35P में तो नहीं होगा, T26 पे जाता हूँ और डॉक्यूमेंट लिस्ट निकालता हूँ T26 की, एग्जीक्यूट किया, एंटर। अच्छा, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स हमने एंटर किए हुए, कोई एक पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, अब मैं इनपुट सेल्स टैक्स को डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फील्ड्स बता रहा है। कौन सी फील्ड्स हैं? ये जी असाइनमेंट की फील्ड है, टेक्स्ट की फील्ड है, बेसलाइन डेट है, सेटलमेंट पीरियड है। कोई 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 आपको तो नजर ही नहीं आया, आप लोग कोई बोल भी नहीं रहा है क्या? कमाल नहीं हो गया वैसे आप लोगों के साथ। मैं फिर पीछे जाता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा जी, अभी मैंने आपको फील्ड स्टेटस वेरिएंट समझाना है, राइट? तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम फील्ड स्टेटस है क्या, इसका लॉजिक क्या है, मैं फिर आपको बताता हूँ। मैं शुरू से ही जाता हूँ ना। अच्छा, यहां से जाऊंगा मैं FB03। FB03 में मैं जाके डॉक्यूमेंट लिस्ट निकालूंगा T26 कंपनी कोड के, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए। एंटर करता हूँ और इसको मैं 106 निकाल लेता हूँ। 106 में मेरे पास कैश अकाउंट PKR आ रहा है, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे ये जो फील्ड्स है ना, ये अब आप देख लें। यहाँ पे असाइनमेंट की फील्ड देख रहे हैं, यहाँ पे डेट आ रही, पोस्टिंग डेट आ रही है, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में जाऊं, अब इनके जो कंट्रोल्स होते हैं, जैसे ये हेडर लेवल है आपका, ये हेडर लेवल ऊपर का जो कहलाता है, टॉप का ये हेडर लेवल कहलाता है। यहाँ पे भी आपकी फील्ड्स जिनको आप क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट इस तरह कर सकते हैं। कुछ फील्ड्स को आप डिस्प्ले कर सकते हैं, कुछ को आप हाइड कर सकते हैं, कुछ को आप ऑब्लिगेटरी कर सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जी मेरा बिजनेस प्रोसेस है कि मैंने डॉक्यूमेंट को इस रेफरेंस के फील्ड को ऑब्लिगेटरी करवाना है, तो वो आप फील्ड स्टेटस वेरिएंट से करते हैं। थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। तो ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स हैं आपके। 01 को पकड़ता हूँ, कॉपी एज करता हूँ, क्योंकि 01 आपको SAP ने दिया हुआ है तो ये बाय डिफॉल्ट है। तो मैं यहाँ पे U35P करूंगा और फील्ड स्टेटस वेरिएंट U35P। अच्छा, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हमने पहले से ही बनाया हुआ है। यहाँ पे हम फिर उसको निकाल के देख लेते हैं। U35P किया, इसको सेलेक्ट किया, फील्ड स्टेटस ग्रुप्स में गया, फील्ड स्टेटस ग्रुप्स पे गया, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम उस वक्त जब GL बना रहे थे G01 लगा रहे थे। ये शॉर्ट की नहीं है, ये फील्ड स्टेटस ग्रुप है। अब जनरल में मैं आपको बताता हूँ कौन से फील्ड्स हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, सप्रेस यानी हाइड कर सकते हैं, रिक्वायर्ड कर सकते हैं, ऑप्शनल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रिकंसिलिएशन अकाउंट्स के भी है। रिकॉन अकाउंट्स, रिकॉन अकाउंट्स, रिकॉन अकाउंट्स, G067 आता है वो। G067 रिकंसिलिएशन अकाउंट्स में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे पेमेंट ट्रांजैक्शंस में, सॉरी पेमेंट में नहीं, अकाउंट असाइनमेंट में वो क्या कहता है, मुझे चाहिए है रिकॉन अकाउंट मुझे मिला नहीं है, ठीक है। मैं जाता हूँ पेमेंट ट्रांजैक्शन, जनरल डेटा में जाता हूँ, रिकॉन अकाउंट्स में मेरे पास ये फील्ड्स हैं जो मैं हाइड कर सकता हूँ, ऑब्लिगेटरी कर सकता हूँ, जनरल में नहीं मिला मुझे। मटेरियल मैनेजमेंट पे अगर जाता हूँ, परचेज ऑर्डर ऑप्शनल,
और वेंडर गुड्स मूवमेंट ऑप्शनल। इसके अलावा इसको मैं सेव करता हूँ, ऑन रिक्वेस्ट U35 U35 को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया। अच्छा, रिकंसिलिएशन अकाउंट का आपने कर दिया। अब मैं जाता हूँ फिर से रिकंसिलिएशन में, रिकंसिलिएशन पेमेंट ट्रांजैक्शन फॉरन, अच्छा फाइनेंशियल एसेट्स मैनेजमेंट नहीं, एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट में मेरे पास प्लांट बिजनेस एरिया प्रॉफिट सेंटर, अच्छा जी पेमेंट ट्रांजैक्शंस पे अगर मैं जाऊं, वैल्यू डेट, रीजन कोड, पेमेंट रेफरेंस कुछ भी नहीं है। ओके मुझे रिकॉन अकाउंट का नहीं मिल रहा उसमें, खैर एनीवेज सर आपको समझाना था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हो गया असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट U35P, U35P पे लगा हुआ है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम अगली तरफ, और वो है फील्ड्स हो गए। इसके बाद ग्लोबल पैरामीटर्स नहीं, फील्ड्स, कंपनी कोड, फिस्कल ईयर, हाँ फिस्कल ईयर, मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट। फिस्कल ईयर वेरिएंट हमारा क्या है, ये हम ग्लोबल पैरामीटर्स में देख सकते हैं। ग्लोबल पैरामीटर्स में अगर हम जाएं, ग्लोबल पैरामीटर्स, एंटर ग्लोबल पैरामीटर्स, और यू U35P कराची। अच्छा जी, यहाँ पे फील्ड स्टार्स वेरिएंट U35 है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट यानी लगा हुआ, तो ये हमें आगे जाने नहीं देगा, लिहाजा हमें ये बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम कुछ सेटिंग्स करेंगे। ग्लोबल पैरामीटर्स जो अक्रॉस कंपनी कोड आपके अप्लाई होती है प्रपोज फिस्कल ईयर, उस वक्त जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो फिस्कल ईयर खुद ही बता देगा। डिफाइंड डिफॉल्ट वैल्यू डेट ये भी आपको खुद ही बता देगा। और अनेबल अमाउंट स्प्लिट, नेगेटिव पोस्टिंग्स, मैनेज पोस्टिंग पीरियड ये भी कर दें। अमाउंट स्प्लिट होगी डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के लिए, सेव करें। अच्छा जी, अब आ जाए अगली तरफ, और वो है आपका पोस्टिंग पीरियड्स। पोस्टिंग पीरियड्स वेरिएंट्स हम बनाते हैं। वेरिएंट्स कौन से होंगे, U35 ये होगा, U35 पोस्टिंग, U35 पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, सेव, सेव हो गया। असाइन वेरिएंट्स टू कंपनी कोड, अच्छा यहाँ पे U35P निकालेंगे, U35P, U35P, और इसको यहाँ पे हम U35P यहाँ लगा देंगे, सेव, ये हो गया। ठीक है, अब आएंगे ओपन क्लोज पोस्टिंग पीरियड्स, और यहाँ पे हम मेंटेन ऑल करेंगे। मेंटेन ऑल में 01 आ रहा है, 01 डिफॉल्ट आपको दिया जाता है, तो इसको मैं सबको सेलेक्ट करके कॉपी एज करूंगा, और यहाँ पे U35P इसको निकाल के, तो मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे अभी क्या कह रहा है, कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पे, इसलिए +ADKMS। जो प्लस है इसका मतलब है सारे जितने लैंडस्केप में आपके अकाउंट्स हैं, चाहे वो मटेरियल के हैं, कस्टमर्स के हैं, वेंडर्स के हैं, GL के हैं, ठीक है, वो सब एसेट्स के हैं, वो सब उसको क्या कर रहा है, उनके पीरियड्स को ओपन रख रहा है 2022 से लेकर 2023 तक। तो हम इसको 2022 करेंगे, 22 करेंगे, 1 से लेकर 12 तक, 12। ये 13 और 16 जो है, ये मैं बता देता हूँ आपको ये क्या है। ये बेसिकली आपके
वो स्पेशल पीरियड्स होते हैं जो आप एडजस्टमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडजस्टमेंट से मुराद ये रिकंसिलिएशन के लिए, अनपेड या अनपोस्टेड इनवॉइसेस के लिए, ठीक है, या डिप्रिसिएशन जो नहीं चली उसको चलाने के लिए, या कोई एसेट आपका पीछे रह गया, एरर था उसमें, उसकी डिप्रिसिएशन चलाने के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए, विद होल्डिंग टैक्स पोस्टिंग के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए, इसके अलावा एमएम की रिकंसिलिएशन जीआर आईआर के साथ, वो उसके साथ जो रिकंसिलिएशन आप जीआर आईआर की चलाते हैं वो, फिर उसके बाद ओपन आइटम्स हैं, फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, फिर उसके बाद ईयर एंड की एक्टिविटी सारी आप इन महीनों में करते हैं, ये सारे आप क्लोज कर देते हैं। आप क्लोज और ओपन करने का तरीका क्या है, आप जनवरी में बैठे, या जैसे आप पाकिस्तान में जुलाई टू जून होता है, ये जुलाई में 2002 टू 1 होगा ये, ठीक है, ये 12 नहीं होगा। आप पूरा साल नहीं खोल सकते, दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एक महीना ही खोल के आप रखेंगे। वैसे यहाँ पे सिर्फ हमने प्रैक्टिस के लिए 12 से 12 रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जो दूसरा सिंबल आता है ए, एसेट्स का है। एसेट्स के जितने अकाउंट्स हैं ये खाली है, इसका मतलब है टोटल जो शुरू से लेकर जेड की आखिरी हद तक जितने अकाउंट्स हैं उनके लिए ये पीरियड आपके ओपन है। इसी तरह डी कस्टमर्स का है, इसी तरह इनके भी पीरियड्स ओपन है। के वेंडर्स हैं, वेंडर्स के लिए सारे ओपन है। एम मटेरियल, एस जीएल, ये सब आप इनके मंथ्स ओपन क्लोज कर सकते हैं और ये आपके ऑथराइजेशन में आता है। यहाँ पे आप देखें ऑथराइजेशन ग्रुप है जो इस 13 और 16 से पहले, यानी ऑथराइजेशन ग्रुप आपके यूजर के लॉगिन पे लगता है। कहाँ पे लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो लगता है यहाँ पे, हमने इसको सेव कर दिया है। अब हम जाएंगे SU01 पे। SU01 में जाके वॉज नेट और इसको करते हैं जाके चेंज। ये आपने जाके चेंज नहीं करना, सिर्फ डिस्प्ले करना है। और यहाँ पे आते हैं आपके ऑथराइजेशन ग्रुप्स, यहाँ पे आप यूजर ग्रुप्स दे सकते हैं। तो ये जो यूजर ग्रुप होता है इसको सिर्फ अथॉरिटी है कि ये एडजस्टमेंट्स ईयर एंड की कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। हर कोई उठ के नहीं कर सकेगा, ये सिर्फ खास ग्रुप होगा। तो ये भी एक कंट्रोल है SAP का, ये भी हो गया। अच्छा, अब चलते हैं SPRO पे। U35 हमने लगा दिया है। ग्लोबल पैरामीटर्स पे जाके चेक कर लेते हैं, और ग्लोबल सेटिंग्स में, लेजर्स में, पोस्टिंग पीरियड्स में फिजिकल वेरिएंट लगा दिए, पोस्टिंग पीरियड्स हमने लगा दिए, ठीक है। बल्कि हमें ये चेक करने की जरूरत है, हमें ग्लोबल पैरामीटर्स ही सारा छठा बटा उसका खुल जाएगा। वो कैसे, ग्लोबल पैरामीटर्स में गए, एंटर ग्लोबल पैरामीटर्स, और पोजीशन करें U35P पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट भी नजर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अब आप तैयार हैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के लिए और प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग के लिए। तो पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट स्प्लिट पे ले चलता हूँ, थोड़ा लंबा काम है इसलिए उसको पहले उसको हम लेकर चलते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का आइडिया है आप लोगों को कि नहीं है? नहीं है आइडिया ना, ओके, इसलिए खामोशी है। इसलिए खामोशी है, बहुत गहरी खामोशी है। अच्छा, जनरल लेजर अकाउंटिंग। अब मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स निकाल, मास्टर डेटा, GL अकाउंट्स, प्रिपरेशंस, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप, और यहाँ पे जाके U35P ये निकालूंगा। U35P के आपके यहाँ पे सारे जितने अकाउंट्स हैं, अब इनकी नंबरिंग रेंज मेरे लिए काम की है। मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का आपको बाद में कंसेप्ट देता हूँ, पहले मैं ये सारा ये नेटवर्क इसका बनाऊं। Ctrl+Y, Ctrl+Y, Ctrl+C, फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट। ये कौन सी कैटेगरी है? ये जीरो बैलेंस कैटेगरी। जीरो बैलेंस कैटेगरी किस में आती है? क्लियरिंग की कैटेगरी में आती है, ठीक है। लेकिन इसको हम बैलेंस शीट में भी, क्लियरिंग बैलेंस शीट के अकाउंट्स है। अच्छा, ओवरराइड हम बाद में मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद Ctrl+Y,
अच्छा, 804 एडजस्टमेंट अकाउंट्स। एडजस्टमेंट भी आपके ईयर एंड के बैलेंस शीट के अकाउंट्स है। 10 इज एसेट्स। एसेट्स में निकाल लेता हूँ यहाँ से। एसेट्स मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, फिक्स एसेट्स 07,000। ठीक है, 101 ये मेरे कैश के हैं, ये भी 0100। 80201 80201 क्लियरिंग अकाउंट है 01000। 20 मेरे पास क्या है, 20 इक्विटी है, ये भी 0100 है। 30201 एक्सपेंस है, 302 एक्सपेंस है। एक्सपेंस का मैं निकालू 4 है या 5 है, मैं देख लेता हूँ। एक्सपेंस एक्सपेंस 2 है। अच्छा, एक्सपेंस, अच्छा जी 40। जनरल जीएल भी 0010। 60 मेरे पास रेंज एचआर अकाउंट्स की है, ये भी 0100। 7 की सीरीज जो है मेरे पास मटेरियल के अकाउंट्स की है। मटेरियल के अकाउंट्स में निकाल लेता हूँ। मटेरियल मेरे पास 06,000 है। ठीक है, 80221 80221 मिसलेनियस अकाउंट 0100। 3000 ये आता है इनकम अकाउंट्स। इनकम का मेरे पास रेवेन्यू का होगा। रेवेन्यू 3000। ठीक है, अच्छा जी 3000 रेवेन्यू आ गया। मैंने कहाँ तक किया था, अच्छा इसने पूरे नहीं किए। मैं करूंगा कंट्रोल वाई। 60,000 रिकॉन अकाउंट्स। रिकॉन अकाउंट्स भी आपके बैलेंस शीट के अकाउंट्स होते हैं। 80,000 इज सेकेंडरी जीएल, ये भी 00 होंगे सेकेंडरी जीएल। अच्छा, उसके बाद टैक्सेस का, वेरी नाइस, ये भी टैक्सेस का इसमें आ जाएगा। नहीं वो तो गया टैक्सेस 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 विद होल्डिंग टैक्स है, ये सेल्स टैक्स है, ये इसमें टैक्सेस ऑन सेल्स एंड परचेजेस है। ठीक है, यहाँ पे आ जाए 803021 विद होल्डिंग टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स का यहाँ पे है। अब मैं इसका आपको लॉजिक भी समझाता हूँ। विद होल्डिंग टैक्स 5200। ठीक है, अच्छा एक और हमने यहाँ पे 80330 है, 80500। अच्छा जी, अकाउंट ग्रुप होगा ये स्पेशल जीएल 80500 टू 805,600। ठीक है, स्पेशल जीएल मैं आपको बताऊंगा। 80500 80600। अच्छा जी, ये किया मैंने, सेव हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों डाला 500 80600। यहाँ पे मैं ओवरराइड का इस पे लगाता हूँ। ओवरराइड क्यों किया ये मैं आपको नोटपैड में समझाता हूँ सारा। अच्छा जी, ये था आपका स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शन वेंडर की। अच्छा जी, इसमें इसने कहा है वेंडर की ये है, तो मैं इसमें 100 है, इसको मैं करता हूँ 550, बाकी मैं देता हूँ कस्टमर को 50551 और 80600। इसको भी ओवरराइड करता हूँ। इसको मैं देता हूँ कस्टमर का जीएल। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा जी जीएल को भी आप स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब मैं आपको नोटपैड पर सारा आपको ये समझाता हूँ कि है क्या स्प्लिटिंग है क्या। अच्छा जी, अब डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का कंसेप्ट समझ लें क्या है। वेंडर से आपने एक चीज ली 50,000 की। अब आपके मार्केटिंग में भी वो स्टेशनरी लिया आपने, लेट से स्टेशनरी का वेंडर था,
मार्केटिंग ने आपसे 10,000 की स्टेशनरी ले ली, प्रोडक्शन ने 10,000 की स्टेशनरी ले ली, सेल्स ने भी 10,000 की स्टेशनरी आपसे उठा ली। अच्छा, उसके अलावा कितने रह गए? सेल्स के बाद आ गया एचआर ने जो है 20,000 की इन्वेंट्री ली, 50,000 लिहाजा पूरा हो गया। अब अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने तो एंट्री वेंडर की है 50,000 टू कैश, ठीक है। तो इसकी विजिबिलिटी क्या है, किसने कितना इस्तेमाल किया, ये जो विजिबिलिटी इसकी नहीं मिलती। तो एसएपी ने क्या किया, उसमें डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का कंसेप्ट दे दिया। वो क्या कहता है कि मार्केटिंग प्रॉफिट सेंटर, ठीक है, उसमें वेंडर ने इनको 10,000 की स्टेशनरी दी टू कैश, ठीक है। आगे इसमें जो भी सेल्स टैक्स होगा, अच्छा इसमें मैं ये भी बता देता हूँ, चले इसमें सेल्स टैक्स भी लगा। सेल्स टैक्स लग से 50,000 पे 5,000 लग गया, और इसी पे विद होल्डिंग टैक्स भी लगा, और वो भी लगा तकरीबन कोई 250 रुपये लग गए, ठीक है, राउंड कर देते हैं 500 लग गया। तो यहाँ पे अब सेल्स टैक्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है, 10,000, और सेल्स टैक्स उसी हिसाब से कह लें 1,000 है तो कितना 1,250 लग गया, क्योंकि चार है ना, चार डिपार्टमेंट से। अच्छा, इसी तरह ही प्रोडक्शन, इसी तरह ही सेल्स क्या हो गया, ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। ये है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। अच्छा, अब इसी तरह सेल्स और विदहोल्डिंग टैक्स का भी हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये जो आता है ओवरराइड, ओवरराइड क्या है? अच्छा, ये तो हो गया कंसेप्ट। ओवरराइड क्या है? ओवरराइड आपको मैं समझाता हूँ। होता क्या है कि वेंडर से आपने स्टेशनरी मंगवाई 50,000 की, उसने कहा पहले आप मुझे एडवांस पेमेंट करें ताकि मैं पेंसिलें बनाऊं, पेन बनाऊं। फिर आप कहते हैं ओके फाइन, हम आपको 14,000 का एडवांस पेमेंट करते हैं। अब ये जो एडवांस पेमेंट होता है ना, ये वेंडर को फुल पेमेंट नहीं होता, दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग। तो एसएपी इसको अलग से इसको ट्रीट करता है, वो करता है स्पेशल जीएल। अच्छा, अब एक चीज, वेंडर के पीछे एक रिकॉन अकाउंट होता है, रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट होता है। इसी तरह ही जो स्पेशल जीएल जो एडवांस पकड़ रहा है वेंडर के नाम पे, उस वो खुद स्पेशल जीएल रिकॉन अकाउंट होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब आपने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग की तो उसने वेंडर को, सेल्स टैक्स को, विद होल्डिंग टैक्स को तो स्प्लिट कर दिया, लेकिन स्पेशल जीएल को नहीं कर पाता हूँ। तो जहां वो देखता है कि स्पेशल जीएल आ गया है, साथ ही वो देखता है ओवरराइड का इस पे टिक लगा हुआ है, हमने लगा दिया, तो इसको भी इसी वेंडर के साथ स्पेशल जीएल की जो एंट्री है, एडवांस पकड़ लिया है इन्होंने, एडवांस दे दिया वेंडर को, तो ये एडवांस को भी वो स्प्लिट कर देगा। यानी 5 अगर डिपार्टमेंट्स में हो रहा है तो वही 14,000 उसने दिया था, तो 4 उसमें तो 3,000 कुछ आएगा, 3,250 कर दे, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग आप स्पेशल जीएल पे भी करते हैं, ठीक है। लगी समझ? यहां तक किया मैंने सेव, एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा जी, ये सेव हो गया, ये सेव हो गया। यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है, ये हो गया चेक आइटम कैटेगरी। किस कैटेगरी पे लगेगा ये आपका? एक सेकंड, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? जीएल अकाउंट्स U35P। अच्छा, यहाँ पे U35P का ही है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। डिलीट सेव किया, सेव सेव सेव। You want to save? Yes, I want to save. सेव हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई।
अब कल इस पे बात इंशाल्लाह दूसरे उस पे, वो जीरो बैलेंस क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, उससे हम बात करेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है।